तो पिछली क्लास में हम लोगों ने गुजरात के तट तक समझा हुआ था। अब नेक्स्ट हमें समझना है कोंकण का तट। लेकिन इनको पहले हम एक बार मैप में आपको ड्रॉ करके बता दें कि कोंकण का तट, कनारा का तट, मालाबार का तट और गुजरात का तट ये आखिर किन किन के मध्य पूछा जा है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि कौन किस क्षेत्र में है। जैसे कि अगर पूछ लिया कि वर्षा सबसे पहले किस क्षेत्र में आती है, तो वह मालाबार तट पे है। मानसून सबसे पहले एंट्री मालाबार तट में करता है। तो इनके कुछ सीमांकन हैं, तो उन क्षेत्रों को समझ ले पहले। तो मैप में हम लोग चलते हैं, और जैसा कि यहाँ एक पॉइंट है दमन। क्या है? दमन। ठीक। तो ये जो दमन वाला पॉइंट है, इस दमन से ऊपर का जितना भी पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग गुजरात वाले में काउंट करते हैं। तो ये पूरा क्या है? गुजरात का तट। गुजरात का तट। इस दमन से साउथ की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो मारमा गांव तक, कौन सा क्षेत्र? मारमा गांव। इस वाले क्षेत्र का जो विस्तार है इतने में, इसे बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। इसे आप लोग लिखते चलेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि किस किस के मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता है। ये कोंकण का क्षेत्र हूँ। इस मारमा गांव से आप जो मैंगलोर तक आते हैं, मैंगलोर, तो इस क्षेत्र में जो पाया जाता है, जो इतने के मध्य का क्षेत्र है, इसे बोला जाता है कनारा तट। तो आप तट भी लिखते चलेंगे, कनारा तट, कनारा तट। और इस मैंगलोर से, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ाया है, कि जो मिलन बिंदु है वह है कन्याकुमारी। ठीक। कन्याकुमारी। यह कन्याकुमारी इस क्षेत्र तक जो तट है, इसे बोलते हैं मालाबार। मालाबार तट। तो इतनी तो पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कितने क्षेत्र का है। इनको आप अलग अलग करके, जैसे इसे अंडरलाइन कर लें, एक सेकंड, कनारा तट इसे अंडरलाइन कर लें, और मालाबार। तो इतने ये तट आपको मिल गए। इन तटों को आपको याद रखना है। और इधर है गुजरात। ठीक, गुजरात। तो इतनी बातें आपको ये पता होनी चाहिए। अब एक एक करके थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने गुजरात के तट को समझा है। यहाँ बात करते हैं कनारा का। तो आपने देखा कि कितने कितने के मध्य में है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कटे फटे तट है। यह क्या है? कटा फटा है, जिसे हम कहें कि छिन्न भिन्न है। ठीक, छिन्न भिन्न तट है ये। इस क्षेत्र में एक चीज़ याद रखना कि काजू और आम के लिए विख्यात है। आम और काजू के उत्पादन के लिए विख्यात है। काजू के लिए विख्यात है। ठीक, काजू के लिए विख्यात। इतनी बात। अब बस इतना ही, और ज़्यादा नहीं। वर्षा यहाँ अगर देखें आप, तो लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में पाई जाती है। इतनी रेन होती है। चले हम लोग कनारा के तट पर। तो कनारा को भी आपने देखा कि किन किन क्षेत्रों में है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना कि यह तट नैरो है, यानी कि यह संकरा क्षेत्र। ठीक, संकरा क्षेत्र। इतनी बात। यहाँ वर्षा अगर बात करें, इस क्षेत्र में वर्षा, तो वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर पाई जाती है। और इससे ज़्यादा अभी इन क्षेत्रों में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, कनारा तट को एक अन्य नाम और जानते हैं। इसको एक अन्य नाम से और लिख लें आप, और उसे बोलते हैं कोंकण। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि कोंकण नहीं, सॉरी, कन्नड़, तो अगर आपसे पूछा गया कि कन्नड़, तो इसी को कन्नड़ भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ, कन्नड़ तट। ये तो कन्नड़ भी बोलते हैं इसी को। तो ये था, ठीक। ऐसे ही मालाबार तट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है आपको, दो चीज़ें हैं यहाँ। एक तो यहाँ पश्च जल की यानी कि लैगून पाई जाती हैं, तो पश्च जल क्षेत्र है जिन्हें आप लैगून बोलते हैं हम लोग, ठीक। और लैगून क्या है, उत्तर भारत में जिन्हें हम झील बोलते हैं, ये आपको बस, ठीक। तो ये जो झील हैं, तो यही नहीं, यहाँ दक्षिण में बोलते हैं कयाल, ठीक। और लैगून, लैगून का मतलब ऐसा क्षेत्र जैसे कि मानो कि ये है, अब यहाँ कोई जलीय क्षेत्र है जैसे ये, ठीक। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये सागर का जल इस पे इंटर कर रहा, लेकिन ये कुछ ऐसे होके ऐसे कैप्चर कर लिया, तो ये मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, बकाया इसके अंदर जल आ चुका है, ठीक। तो ये लैगून रूप लेते हैं, यानी कि जल को एक प्रकार से अंडर कर लेते हैं पास में। जैसे कि अगर आप बेहतर एग्जांपल देखें, चिल्का झील ऐसे बनती है, सॉरी आपको है ना, चिल्का झील कुछ ऐसे आपको इंटरलॉक मिलेगी, तो ये इस क्षेत्र से जल अंदर की तरफ आता रहता। तो ये बात है कि कयाल। अब इसमें इम्पोर्टेंट कयाल आपको याद रखनी है, एक है वेम्बनाड। क्या है, वेम्बनाड, इसको याद रखना है आपको, वेम्बनाड लेक को, क्योंकि यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील अगर बात करें कि सबसे लंबी झील है ये, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे। और भारत के अंदर इनलैंड में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है सांभर झील, इनको आप लिख लेंगे, ठीक। और एक झील है अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। और भी बहुत सारी लेक हैं, तो इतना हमें यहाँ इन डेप्थ यहाँ नहीं समझना है। और दूसरी बात कि इसमें एक क्षेत्र है कुट्टनाड, जो कि पहले भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात किया था कुट्टनाड के बारे में। तो ये बातें आपको ऐसे ही करके याद रखनी होती हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या था, इस क्षेत्र में पाई जाती है बालू। क्या, बालू, जिसे बोलते हैं मोनोजाइट प्राप्त होता है, मोनोजाइट, ठीक। यह इस बालू में क्या है, मोनोजाइट अयस्क है, और इससे थोरियम बनता है, थोरियम, जो कि यह थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक। पावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है। अब इससे जो है तो साइंस एंड टेक में फिर पढ़ते हैं कि यूरेनियम 35 क्या है ना, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, तो इस तरह करके उनको वहाँ हम लोग साइंस एंड टेक में समझते हैं। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं। लेकिन कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसी क्लासेस लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।